हेलो माय डियर स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम बैक टू ए स्क्वायर एकेडमी। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में फंक्शनल ग्रुप तक कंप्लीट किया था। हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लास्ट लेक्चर में फंक्शनल ग्रुप तक कंप्लीट किया था। हम लोगों ने फंक्शनल ग्रुप से फैमिलियर हो गए थे कि कब कौन से फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होंगे, कब कौन से फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिकल फंक्शनल ग्रुप होंगे। जैसे हम लोगों ने कई सारे फंक्शनल ग्रुप देखा था, अल्कीन और अल्काइन, हेलोजन, फिर देखा था अमाइंस, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्सरी अमाइन, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते थे। फिर कहा था अगर अमाइन का नाइट्रोजन अगर किसी कार्बोनिल कार्बन से अटैच हो तो उसको अपन क्या बोलेंगे, अमाइड। और ऑन द बेसिस ऑफ कनेक्टिविटी ऑफ कार्बन, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट एंड नाइट्रोजन, फिर अमाइड भी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइड होते हैं। तीनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होंगे। अगर अल्कोहल की बात करूं तो अगर अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप अगर प्राइमरी कार्बन से अटैच होगा तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल। हेलोजन की भी बात करोगे तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी हैलाइड। लेकिन ये सब जो फंक्शनल ग्रुप है ये सब सिमिलर फंक्शनल ग्रुप होंगे, बट इन केस ऑफ अमाइन और अमाइड दे आर डिफरेंट, दे बिहेव एज डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। दिन देखा था कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर। फिर हम लोग देखा था साइनाइड और आइसोसाइनाइड, जिसको नाइट्राइल और आइसोनाइट्राइल भी बोलते हैं। फिर हम लोग ने देखा था अल्डिहाइड एंड कीटोन, थायो ईथर एंड थायोल ईथर देखा था, इपॉक्साइड देखा था। फिर सारे NO2 और ONO देखा था। सारे फंक्शनल ग्रुप हम लोगों ने देख चुका था, नाइट्रो एंड नाइट्रोसो। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्लासिफिकेशन पे आएंगे। उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, DU, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या हाइड्रोजन डिफिशियंसी इंडेक्स। इस कंपाउंड को बोलते हैं हाइड्रोजन डिफिशियंसी इंडेक्स, HDI, या उससे ज़्यादा इसका मोस्ट पॉपुलर जो नेम है ना, इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, जो शॉर्ट में इसी को बोलते हैं DU, या इसी को बोलते हैं डबल बॉन्ड इन इक्विवेलेंट, TBU। ठीक है, हाइड्रोजन डिफिशियंसी इंडेक्स या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, शॉर्ट में इसको DU या DBU, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बोलते हैं। ये होता क्या है, ध्यान से देखना। इससे हम लोग पता करते हैं कि कोई कंपाउंड कितना ज़्यादा अनसैचुरेटेड है। आपको पता है हाइड्रोकार्बन हम लोग इनिशियली क्लासीफाई किया था, एक को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरे को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड? अगर कार्बन की सारी वैलेंसी अगर हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड है देन दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर कार्बन की वैलेंसी कार्बन से हो जाए, मतलब अगर कार्बन में कोई मल्टीपल बॉन्ड आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड। समझो कोई भी एक, मैं एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ आपको। CH2 डबल बॉन्ड CH2, अगर इस कार्बन में मैं अगर इसमें H2 दूं तो कितने H2 रिक्वायर्ड होंगे कि इस डबल बॉन्ड को हटाने के लिए? तो इस कंपाउंड में आगे क्या हो जाएगा, एक डबल बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा और फिर क्या जाएगा, CH3 CH3। या ऐसे समझो, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है आपको, HC ट्रिपल बॉन्ड H। अगर आप एक H2 इस कंपाउंड में देते हो तो क्या होगा, पहले एक डबल बॉन्ड टूटेगा और यहां पे क्या जाएगा, एक डबल बॉन्ड टूटा और इसके जगह 2 H आ जाएगा। क्या ये कंपाउंड कंप्लीटली सैचुरेटेड हुए? क्या नहीं। अब इसमें फिर से एक H2 मॉलिक्यूल से आप रिएक्ट करा दो तो फिर ये भी बॉन्ड टूट जाएगा और इस दोनों पे एक एक हाइड्रोजन आ जाएंगे और ये कंपाउंड क्या होगा, CH3 CH3। मतलब इन शॉर्ट में ये कह रहा हूं कि किसी भी कंपाउंड में या किसी भी मॉलिक्यूल को कंप्लीट सैचुरेटेड ओपन चेन कंपाउंड बनाने में, किसी भी मॉलिक्यूल को, या अगर आप ऐसे भी देख लो, एक एग्जांपल ऐसे ले लो, CH2 CH2 CH2। अब ध्यान से देखना, इसमें सारी वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड करनी है तो एक बॉन्ड को तोड़ दो तो दोनों पे एक एक हाइड्रोजन आ जाएगा और ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH2। तो इस कंपाउंड में कितने H2 मॉलिक्यूल लगे, 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2। इसके एक मॉलिक्यूल के लिए, हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल लगे तो इसका DU कितना हो जाएगा, 1। अगर इस ट्रिपल बॉन्ड में देखो, इस ट्रिपल बॉन्ड को कंप्लीट इस मॉलिक्यूल के लाने में कितने H2 लगे, एक H2 यहाँ पे लगा, दूसरा H2 यहाँ पे लगा, तो इस कंपाउंड का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो जाएगा, 2।
अगर इस कंपाउंड के लिए देखोगे तो इस मॉलिक्यूल को कंप्लीट यहाँ से यहाँ कन्वर्ट करने में कितने H2 लगे, एक मॉलिक्यूल ऑफ H2, तो इसका DU कितना हो जाएगा 1। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है क्या, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, द नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट एनी मॉलिक्यूल इनटू कंप्लीट ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड। किसी भी मॉलिक्यूल को ओपन चेन सैचुरेटेड सिंगल बॉन्डेड लाने में जितने H2 मॉलिक्यूल की जरूरत होती है वही उसका क्या होता है DU। तो अगर मुझे इसको डिफाइन करना पड़े तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ये तो आप लिख लो, मैं डिक्टेट कर देता हूँ। नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड, number of H2 molecule required to complete any molecule, to complete any compound, किसमें कन्वर्ट करना है, ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड। ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए जितने नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल होंगे दैट इज कॉल्ड एज इसका DU। ठीक है, तभी हम लोग ने देखा कि अगर कोई कंपाउंड में डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड कितने DU के इक्विवेलेंट होगा 1, जो ट्रिपल बॉन्ड है कितने DU के इक्विवेलेंट होगा 2, जो रिंग है वो कितने DU के इक्विवेलेंट होगा 1। तो अगर मैं इसमें बात करूं 1 डबल बॉन्ड इज इक्विवेलेंट टू कितने DU की बात करें बेटा 1, इसका DU कितना हो जाएगा 1। अगर 1 ट्रिपल बॉन्ड लूं तो इसका DU कितना हो जाएगा 2। अगर 1 रिंग है, रिंग मतलब साइकिल, तो इसका DU किसकी इक्विवेलेंट, तो इसके बेसिस पे आप DU काउंट कर सकते हो। DU सिंपल मैंने कहा किसी भी कंपाउंड को ओपन चेन साइक्लिक ओपन चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करने पे जितने H2 मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड होंगे वही उसका क्या होगा DU। अब मैं कुछ एग्जांपल कराता हूँ आपको, इससे समझ में आएगा। तो ये कंपाउंड है बेटा, इधर DU लिखेंगे, मैं पहले कंपाउंड देता हूँ फिर आप उसका DU कैलकुलेट करना, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल दिया हूँ, आप हम लोगों को क्या करना है बेटा, इसका DU कैलकुलेट करना है। अगर इस कंपाउंड की बात करोगे आप ध्यान से देखना, तो इस कंपाउंड को कंप्लीट ओपन चेन कंपाउंड लाने में जो जितने H2 मॉलिक्यूल लगेंगे वही उसका क्या होगा DU। अभी हम लोग देखा कि एक डबल बॉन्ड होते हैं, वो इसका DU कितने के इक्विवेलेंट होता है। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपने पॉज लिया होगा और सारे एग्जाम्पल को क्या कर लिया होगा बेटा, सॉल्व कर लिया होगा। ठीक है, अब हम लोग इसमें कैलकुलेट करते हैं इस मॉलिक्यूल का DU कितना है, 1 बाय 1 में सॉल्व करता हूँ। अभी हमने लिख भी दिया था जो डबल बॉन्ड है वो कितने DU के इक्विवेलेंट होता है 1, जो ट्रिपल बॉन्ड है उसका DU कितने के इक्विवेलेंट होता है 2, और जो रिंग के फॉर्म उसका DU कितने के इक्विवेलेंट होता है 1। तो यहाँ पे देखो कितने डबल बॉन्ड है 1, तो इसका DU कितना हो जाएगा 1। इस केस में एक DU डबल बॉन्ड की वजह से होगा और एक DU रिंग की वजह से होगा, तो DU कितना हो जाएगा 2। इस मॉलिक्यूल में देखो एक DU यहाँ, एक DU यहाँ और एक DU रिंग की वजह से होगा, तो 2 डबल बॉन्ड की वजह से और एक रिंग की वजह से, तो इसका DU कितना होगा 3। इस केस में 2 डबल बॉन्ड की वजह से एक रिंग की वजह से, तो कितना होगा 3। इस केस में देखो बेंजीन, इस मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं बेटा, कई बार हम लोग ने देख चुका है, बेंजीन। अगर बेंजीन की बात करोगे तो 3 डबल बॉन्ड है, तो 3 DU डबल बॉन्ड की वजह से होगा और एक रिंग की वजह से होगा, किसका DU कितना हो जाएगा 4। इस मॉलिक्यूल को देखो, आप कहोगे 3 डबल बॉन्ड है और एक रिंग है, तो DU कितना हो जाएगा 4, बट ये गलत आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर देख लो बेटा, ये मॉलिक्यूल यही है ना, कल हम लोगों ने पढ़ा था CN साइनाइड। इस केस में कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, तो एक ट्रिपल बॉन्ड की वजह से DU कितना हो जाएगा 2, 3 डबल बॉन्ड की वजह से DU कितना हो जाएगा 3, और एक रिंग की वजह से तो कितना 2 + 3 + 1 कितना 6। तो इस मॉलिक्यूल का DU कितना हो जाएगा 6। अगर कोई मॉलिक्यूल, अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है तो आप फंक्शनल ग्रुप को एक्सपेंड करके देख लोगे कि उसमें कितने डबल बॉन्ड है। इस मॉलिक्यूल में देखो 2 रिंग है और 2 रिंग में कितने कॉमन कार्बन है, 2 कॉमन कार्बन है, इसलिए इस कंपाउंड को बोलते हैं बाईसाइक्लो कंपाउंड।
बाईसाइक्लो कंपाउंड क्यों बोलते हैं? अगर दो रिंग अटैच हो एक दूसरे से और उसके बीच में कॉमन कार्बन दो हो तो उस कंपाउंड को क्या बोलते हैं? बाईसाइक्लो कंपाउंड। इस रिंग में देखो दो रिंग के बीच में एक कॉमन कार्बन है, इस कंपाउंड को बोलते हैं एस्पाइरो कंपाउंड। हम लोगों को पढ़ना है, साइक्लिक भी पढ़ना है, बाईसाइक्लो भी पढ़ना है और एस्पाइरो भी पढ़ना है। इस रिंग में देखो एक ये डबल बॉन्ड, एक ये डबल बॉन्ड, क्लियर? अब दोनों रिंग को तोड़ने पड़ेंगे, तो मान लो एक बार मैं इसको तोड़ देता हूं तो भी रिंग एक साइक्लिक रह गया ना, तो दो रिंग के लिए दो और दो डबल बॉन्ड के लिए दो, तो इसका डीयू कितना हो जाएगा? 4। इस केस में देखो डबल बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3 और 4, 1 2 3 एंड 4, 4 डबल बॉन्ड हो गए और 2 रिंग हो गए, तो डीयू कितना हो जाएगा? 4 + 2 6। इस मॉलिक्यूल के केस में देखो ये भी एक बेंजीन रिंग है, ये भी एक बेंजीन रिंग है। कई बार इस मॉलिक्यूल को अपन ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, पीएच, क्लियर है? तो ये पीएच जो ग्रुप होता है ना, मैं आपको इधर लिख के दिखाता हूं, यहां लिख देता हूं, ध्यान से देखना बेटा। ये जो ग्रुप है यही है C6H5, या इसी को बोलते हैं पीएच फिनाइल। क्या बोलते हैं इसको? फिनाइल। तो ये बाइफिनाइल कंपाउंड है। इस बाइफिनाइल कंपाउंड को अगर देखोगे, क्या ऐसा दोनों रिंग अटैच है क्या? नहीं। अगर दोनों रिंग अटैच होता तो इसको बाइसाइक्लो बोलते। अगर बोथ दोनों रिंग अटैच होता तो उसको क्या बोलते हैं? बाइसाइक्लो। जैसे मैं अगर इस एग्जांपल को यहां दिखा रहा हूं, अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता, तब ये कंपाउंड क्या होते हैं? एस्पाइरो होते। तो एस्पाइरो कंपाउंड होते तो भी दो रिंग है, तो इसका डीयू कितना हो जाता? 2 हो जाता। इस केस में देखो 1 2 3 4 5 6, 6 तो डबल बॉन्ड हो गए और दो रिंग है, तो इसका डीयू कितना हो जाएगा? 6 + 2 8। इस कंपाउंड को देखो दो रिंग में एक कॉमन कार्बन, कौन से कंपाउंड कहलाएंगे? एस्पाइरो कंपाउंड। अब नेमिंग बाद में देखेंगे क्या होता है। इस रिंग में देखो दो डबल बॉन्ड और दो रिंग, तो डीयू कितना हो जाएगा? 4। इस केस में देखो दो रिंग है, तो एक रिंग इसको तोड़ो, एक रिंग इसको तोड़ो, तो इसका डीयू कितना हो जाएगा? 2। तो अगर किसी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन, अगर किसी कंपाउंड का स्ट्रक्चर गिवन है, तो आप डीयू आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। हाँ, दिक्कत कब होगी? जब अगर किसी कंपाउंड का आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन रहेगा, तब थोड़ी बहुत दिक्कत आपको हो सकती है, अदरवाइज आप इसको इजिली कैलकुलेट कर सकते हो। हाँ या ना? तो आई होप कभी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। आओ एक दो और एग्जांपल मैं आपको डिस्कस कर देता हूं। अगर आपसे क्या इस कंपाउंड का बताओ, क्या ये दोनों रिंग कॉमन है क्या? नहीं। कॉमन होने के लिए रिंग अटैच होनी चाहिए। तो क्या ये कंपाउंड एस्पाइरो है क्या? आप कहोगे नहीं। डीयू काउंट करना है, काउंट करो 1 2 3 4, डबल बॉन्ड कितने हैं? 4, रिंग कितना है? 2, तो डीयू कितना हो जाएगा? 6। हाँ, अब मैं बोल रहा था कि जब स्ट्रक्चर गिवन है तो आप डीयू इजिली कैलकुलेट कर सकते हो। हाँ, दिक्कत कब होती है कि जब आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है तब आपको दिक्कत हो सकती है। समझो कोई भी एक कंपाउंड में ले लिया, C4H6, ये एक कंपाउंड मैंने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है कंपाउंड का, और इसका क्या कैलकुलेट करना है? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है। अब कभी भी किसी कंपाउंड का अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन हो तब डीयू कैसे निकालोगे? ध्यान से देखना। अब क्या करो, इस कंपाउंड का पॉसिबल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले आप ऐसे सोच सकते हो, 4 कार्बन है, और 4 कार्बन का सबसे पहले अनसैचुरेटेड कंपाउंड बना लो। क्या करो? सैचुरेटेड कंपाउंड बना लो। सैचुरेटेड कंपाउंड क्या बनाओगे? तो सब पे आप क्या ऐड करोगे? हाइड्रोजन, H 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 बना लिया।
अब इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला देखो, तो इस कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला ये होगा C4H10, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और 2, 10, C4H10। और यहाँ कितने हैं? C4H6। अब इस मॉलिक्यूल को तुम्हें कन्वर्ट करना है, C4H6 को तुमको कन्वर्ट करना है C4H10 में, यही हो सकता है ना? तो कितने हाइड्रोजन कम है? ध्यान से देखो, यहाँ 6 है और यहाँ 10 है, तो कितने हाइड्रोजन कम है? 4। और एक H2 मॉलिक्यूल में 2 होते हैं, तो आपको कितने देने पड़ेंगे? फिर एक H2 मॉलिक्यूल देना पड़ेगा। तो इस कंपाउंड का DU कितना हो जाएगा? 2। अब ध्यान से देखो, इस कंपाउंड का DU 2 होने के लिए ये कंपाउंड कौन से कंपाउंड हो सकते हैं? आपको तो ये चलो पूछ दे कि कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H6 कैलकुलेट देयर DU। आपको कहे कि ये कंपाउंड प्रिडिक्ट करो, ये कंपाउंड क्या क्या हो सकते हैं, तब आपको मुश्किल हो जाएगी। तब तो आपको हर पॉसिबल स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। जैसे अगर DU 2 होने के लिए कंपाउंड में 2 डबल बॉन्ड होने चाहिए, या तो कंपाउंड में एक ट्रिपल बॉन्ड होने चाहिए, या एक रिंग और एक डबल बॉन्ड होने चाहिए। टोटल 4 पॉसिबिलिटी हो सकती है। हो सकती है ना? हाँ, तो अब बार बार अपन ऐसा तो नहीं करेंगे ना कि मॉलिक्यूलर फार्मूला से उसका सैचुरेटेड ओपन चेन बनाएंगे और फिर उसमें देखेंगे कितने हाइड्रोजन कम है। तो हम लोग जब भी मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन हो तो DU के लिए एक फार्मूला यूज करते हैं। पहला केस 1, जब अगर आपको स्ट्रक्चर गिवन है तो DU आप काउंट कर लो, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड एंड रिंग। केस 2, व्हेन मॉलिक्यूलर फार्मूला इज गिवन देन DU इज इक्वल टू 1/2 2 into C plus 2 minus M plus T। DU के लिए हम लोग फॉर्मूला बनाते हैं 1/2 हाफ इंटू 2 इंटू नंबर ऑफ कार्बन एटम प्लस 2 माइनस M फॉर मोनोवेलेंट एटम एंड T फॉर ट्राइवेलेंट एटम। सिंपल है, DU इक्वल टू हाफ इंटू नंबर ऑफ कार्बन एटम को मल्टीप्लाई कर दो, 2 ऐड कर दो, मोनोवेलेंट को माइनस करो एंड ट्राइवेलेंट को ऐड कर दो, दैट इज योर DU। तो अगर आपको मैं यहाँ पे लिख दूं C क्या है, तो C है नंबर ऑफ कार्बन एटम, M क्या है, नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम एंड T क्या है, नंबर ऑफ ट्राइवेलेंट एटम। इस कंपाउंड का DU हो जाएगा। अब इसी कंपाउंड का अगर मैं DU कैलकुलेट करूं, ध्यान से देखो, C4H6 ये कोई कंपाउंड है, अगर मैं इसका DU कैलकुलेट करूं तो सिंपल DU के लिए ध्यान से देख लो, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/2, कार्बन कितने हैं? 4, तो 2 इंटू नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना? 4 इंटू 2 प्लस 2 माइनस मोनोवेलेंट एटम। मोनोवेलेंट एटम मतलब हाइड्रोजन, सोडियम, इस टाइप के जितने भी एटम है उसको क्या, उसकी जिसकी वैलेंसी 1। डाइवेलेंट एटम मतलब ऑक्सीजन, सल्फर, इस सबको निगलेक्ट करना है। और ट्राइवेलेंट एटम मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस। मोनोवेलेंट एटम अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिखूं बेटा, तो ये हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ब्रोमीन, आयोडीन, इस टाइप के एटम को बोलते हैं। ट्राइवेलेंट एटम मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस। और डाइवेलेंट मतलब डाइवेलेंट को निगलेक्ट करना है। निगलेक्टेड, लाइक ऑक्सीजन, सल्फर, इस सब एटम को क्या करना है, तुमको निगलेक्ट करना है। कोई दिक्कत? तो DU इज इक्वल टू 1/2 2 इंटू नंबर ऑफ कार्बन एटम प्लस क्या करना है, 2 ऐड करना है, माइनस मोनोवेलेंट एटम, ट्राइवेलेंट एटम 0 है तो 0। तो कितना हो जाएगा? 4 2 जा 8, 8 प्लस 2 कितना? 10, 10 माइनस 6 कितना? 4, 4 डिवाइडेड बाई 2, तो DU कितना आ जाएगा? 2। तो अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है आप इजिली इससे कैलकुलेट कर सकते हो। या तो आप प्रोसेस से जाओगे, तो प्रोसेस जाओगे तो थोड़ा लेंदी होगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा, और अगर आप फॉर्मूले से जाते हो जल्दी हो जाएगा। अगर मैं दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे करा दूं आपको, C6H6 बेंजीन को बोलते हैं। हमने स्ट्रक्चर से भी देखा है, फॉर्मूला से देख लेते हैं।
बेंजीन के लिए। डीयू के लिए फॉर्मूला क्या होता है? 1/2। कितने एटम है कार्बन के? 6। तो 6 इंटू 2 12 प्लस 2, 2 ऐड करना है। मोनोवेलेंट को माइनस करना है, ट्राइवेलेंट को ऐड करना है। मोनोवेलेंट कितने हैं? 6। ध्यान से देख लो, 12 प्लस 2 कितने? 14। 14 माइनस 6 कितना? 8। 8 डिवाइडेड बाई 2 कितना? 4। तो देखो बेंजीन का होता भी है 4। तो निकाल सकते हो आप आराम से। तो जब भी मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन हो तो आप डीयू इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। आइए मैं कुछ मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको देता हूं, आप उसके डीयू कैलकुलेट करो। आप ध्यान से आराम से समझना। कभी भी लगे कि स्पीड ज़्यादा हो रहा है, आप एक पॉज लेना और फिर आप उसको सॉल्व करना बेटा। ठीक है, 2-4 कंपाउंड मैंने दिए, आप ध्यान से देख लो ताकि आप फॉर्मूला मतलब क्वेश्चन से आपको फॉर्मूला याद हो जाए। बस मैं यही कहना चाहता था। इस केस में अगर डीयू की बात करोगे, हाफ इंटू कितने कार्बन है? 4। तो 4 2 जा 8। 8 प्लस 2 10। मोनोवेलेंट एटम कितने हैं? 8। तो -8। ट्राइवेलेंट कितना है? 0। तो क्या हो जाएगा? +0। आप कहोगे सर ऑक्सीजन तो डाइवेलेंट है, कुछ करेंगे क्या? तो डाइवेलेंट को क्या करते हैं? इन कैलकुलेशन ऑफ डीओ निगलेक्ट करते हैं। तो कितना हो जाएगा इस कंपाउंड का डीयू? 8 + 8 - 8 कैंसिल, 2/2 1। इस कंपाउंड के डीयू के लिए अगर बात करोगे तो 1/2 कितने कार्बन है? 5। तो 5 इंटू 10 डायरेक्टली मैं लिखता हूं 10 + 2। मोनोवेलेंट एटम कितने हैं? 13। ट्राइवेलेंट कितना है? 3। क्लियर है? आप आराम से निकाल सकते हो। तो 10 + 2 कितना? 12। 12 + 3 कितना? 15। 15 - 3 कितना? 2। 2 डिवाइडेड बाई 1। तो इस कंपाउंड का भी डीयू कितना जाएगा? 1। अगर इस कंपाउंड की बात करोगे डीयू, तो कितने कार्बन एटम है? हाफ इंटू 4 2 जा 8। 8 + 2 मोनोवेलेंट को माइनस करना है तो -7 + 1 ट्राइवेलेंट। फिर से देख लो इस कंपाउंड के लिए, हाफ इंटू नंबर ऑफ कार्बन एटम को डबल करना है तो 4 इंटू 2 कितना? 8 प्लस फॉर्मूला का 2 2 माइनस मोनोवेलेंट एटम कितना? हाइड्रोजन 7 है तो -7 प्लस कितना? 1। तो ध्यान से देख लो कितना हो जाएगा? 8 और 2 कितना? 10। 10 और 1 11। 11 - 7 कितना? 4। 4 डिवाइडेड बाई 2। तो डीयू कितना हो जाएगा? 2। याद रखना कभी भी किसी कंपाउंड का डीयू फ्रैक्शन में नहीं होगा, डीयू ऑलवेज इंटीजर होगा। अगर किसी कंपाउंड का अगर डीयू समझो डीयू फ्रैक्शन आ गया तो आपने कुछ ना कुछ गलती की होगी। डीयू ऑलवेज क्या होगी? यानी इंटीजर वैल्यू होगा, ऑलवेज इंटीजर। अगर इस कंपाउंड की बात करोगे तो ये जस्ट लाइक एक क्यूब है, इसको बोलते हैं, इस कंपाउंड को बोलते भी है क्यूबेन। क्या बोलते हैं इस कंपाउंड को? क्यूबेन। अब इसमें देखो, इसको तोड़ने के लिए आपको कितनी बार कभी भी ऐसे उटपटांग स्ट्रक्चर आ जाए तो कुछ नहीं करना, आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखना। इसमें कार्बन क्यूब में कितने कॉर्नर होते हैं? 8। तो हर एक कॉर्नर क्या है? कार्बन। ध्यान से देखना, टोटल कार्बन कितने हो गए? 8। तो C8 हाइड्रोजन काउंट करो, हर कार्बन 3 बॉन्ड बना चुका है तो हर पे एक हाइड्रोजन होगा। तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? H8। फॉर्मूला अप्लाई कर दो डीयू के लिए, 1/2 8 इंटू 2 16 प्लस 2 18। 18 माइनस 8 ट्राइवेलेंट तो है ही नहीं, तो 18 - 8 कितना? 10। 10 डिवाइडेड बाई 2 डीयू कितना हो गया? 5। तो क्यूबेन का डीयू कितना होता है? 5। क्लियर? तो ऐसे ही आप क्या कर सकते हो? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो। छोटा सा कॉन्सेप्ट था, कभी कभी पूछ देते हैं क्वेश्चन तो आप इसको इजीली कर सकते हो। आइए आज हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या देखते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आपने पढ़ा होगा 9th 10th में, साइक्लिक रिंग के चेन में होते हैं या ओपन चेन होते हैं, साइक्लिक या असाइक्लिक। फिर साइक्लिक में कंपाउंड एरोमेटिक होते हैं या कंपाउंड एलिफेटिक होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड।
ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन हम लोग देखते हैं। जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्लासिफिकेशन की बात आती है तो हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड दो टाइप्स के होते हैं। जब भी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात आती है तो अपन बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को पहले दो चेन में कहते हैं। एक को अपन बोलते हैं बेटा ओपन चेन, ओपन चेन कंपाउंड। तो दूसरा क्या होगा, क्लोज चेन कंपाउंड। ओपन चेन और क्लोज चेन। क्लोज चेन को एक और नाम से बोलते हैं जिसको अपन बोलते हैं साइक्लिक कंपाउंड। मैं शॉर्ट में लिखता हूं साइक्लिक कंपाउंड, और ये साइक्लिक है तो इसको बोलते हैं असाइक्लिक कंपाउंड। असाइक्लिक कंपाउंड। असाइक्लिक कंपाउंड आपको पता ही है कि जो रिंग के फॉर्म में होंगे उसको क्या बोलेंगे, साइक्लिक कंपाउंड। और जो स्ट्रेट होंगे उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रेट मतलब ब्रांच हो सकते हैं, मतलब रिंग के फॉर्म में नहीं होंगे। तो अगर क्लोज चेन है तो उसको क्या बोलेंगे, साइक्लिक कंपाउंड। ये इन द फॉर्म ऑफ रिंग के फॉर्म में होंगे, रिंग के। और ये क्या होंगे, असाइक्लिक कंपाउंड। क्लियर। इसमें डिफिनेशन की तो कोई जरूरत नहीं है, हम डिफिनेशन की बात उतने ही लाते हैं ना जितनी की जरूरत है। बाकी तो आप वन टाइम एनसीईआरटी या जो आपकी बोर्ड की बुक है उसको तो पढ़ोगे ही ना, तो ज्यादा ऐसे डिफिनेशन वाइज वही पढ़ते हैं जो आपके क्वेश्चन आते हैं, वही ज्यादा अच्छा होगा बेटा। अब क्लोज चेन की बात करोगे तो क्लोज चेन को अपन दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ध्यान से देखना। अगर क्लोज चेन की बात करोगे, मैं यहां लिख देता हूं, चलो यहां पे क्लोज मतलब इन द फॉर्म ऑफ रिंग। क्लोज चेन का मतलब हुआ इन द फॉर्म ऑफ रिंग। तो रिंग में दो पॉसिबिलिटी होगी, ध्यान से देखना कि अगर रिंग में सारे एटम कार्बन ही है, ध्यान से देखना, ऑल द एटम इन द रिंग आर कार्बन, देन इसको बोलते हैं होमोसाइक्लिक। क्लियर। और ऐसा भी हो सकता है कि आपने रिंग बनाया और रिंग में एक एटम डिफरेंट आ गया, और इस केस में आपने रिंग बनाया इसमें सारे कार्बन है और इसमें एक एटम क्या है, अदर देन कार्बन है, जिसको मैंने यहां ले लिया। तो इस रिंग को बोलते हैं होमोसाइक्लिक व्हेन ऑल द मेंबर ऑफ द रिंग आर कार्बन। अगर मेंबर में कोई भी एक एटम डिफरेंट आ गया तो उसको क्या बोलेंगे, हेट्रो। जो सेम नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे, हेट्रो। तो रिंग को अपन दो कैटेगरी में लाते हैं, एक बस नाम ही काफी है, डिफिनेशन वगैरह के कोई मतलब आप खुद से लिख लोगे। इसको बोलते हैं होमो साइक्लिक, और इसको बोलते हैं हेटेरो एच। होमोसाइक्लिक को शॉर्ट में क्या बोल दूं, ऑल द मेंबर ऑफ द रिंग आर कार्बन एटम। ऑल द मेंबर ऑफ रिंग आर कार्बन एटम। और कभी कभी किसी बुक में इसको कार्बोसाइक्लिक भी बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं कार्बोसाइक्लिक। और अगर कोई भी एक मेंबर अदर देन कार्बन हो गया तो इसको क्या बोलेंगे, हेटेरोसाइक्लिक। एट लीस्ट वन मेंबर ऑफ रिंग इज अदर देन कार्बन। क्लियर। तो जो क्लोज चेन कंपाउंड है उसको इस दो कैटेगरी पे भी अपन क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, हाँ है ना। अब क्लोज चेन कंपाउंड होंगे ना, उसको अपन दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं।
एक कंपाउंड को बोलते हैं एरोमेटिक, एरोमेटिक कंपाउंड, और दूसरे कंपाउंड को बोलते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड। अगर कोई कंपाउंड रिंग के फॉर्म में है तो सबसे पहले चेक करेंगे वो कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं। एरोमेटिक तो अपना मैं स्टार लगा देता हूं, ये तो जीओसी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आईयूपीएक नोमेनक्लेचर के बाद, वहाँ पे एरोमेटिसिटी को पढ़ते हैं। अगर आप बोर्ड की बुक से जाओगे तो बोलते हैं कंपाउंड को एरोमेटिक होने के लिए साइक्लिक होने चाहिए, प्लेनर होने चाहिए, ईच मेंबर ऑफ द कार्बन एटम इज sp और sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, और हकल्स रूल्स नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन 4n+2 होने चाहिए। इसलिए अभी हम लोग पाई इलेक्ट्रॉन सिग्मा इलेक्ट्रॉन पे बात किए नहीं है, इसलिए मैं इस पे ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ। एरोमेटिक कंपाउंड बस मैं सिंपल बता देता हूँ। एरोमेटिक कंपाउंड इसलिए ऑर्गेनिक में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। ये हम लोग जीओसी में पढ़ेंगे, मैं इसको टच भी नहीं कर रहा हूँ। जितनी बातें मैंने कहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड होने के लिए हम लोग वहाँ पे एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक देखेंगे। ये एक्स्ट्रा स्टेबल कंपाउंड होता है, एक्स्ट्रा स्टेबल कंपाउंड है। और ये हकल्स रूल को मैं बस नाम लिख देता हूं, HUCKE, हकल्स रूल। हकल्स रूल कहता है नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन 4n+2 होने चाहिए। कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, ईच प्लेनर होना चाहिए, ईच मेंबर इज sp और sp2 होना चाहिए। वो अलग से हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें अगर सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल दूं तो ये कंपाउंड, एक सबसे मोस्ट एग्जांपल बेंजीन, मैंने कहा था एरोमेटिक लिखना। एग्जांपल में दूं C6H6, मैं स्ट्रक्चर देता हूं कि आपको स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं बेंजीन। और जो कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होंगे उसको बोलते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड विच इज नॉट एरोमेटिक, तो फिर वो क्या हो जाएंगे, एलिसाइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड जो एरोमेटिक नहीं होंगे उसको क्या बोलेंगे, एलिसाइक्लिक कंपाउंड। अब ये दोनों कंपाउंड है तो साइक्लिक ना, तो फिर दोनों में हो जाएंगे, एक होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। तो इस कंपाउंड को फिर से अगर क्लासीफाई करोगे तो ये कंपाउंड फिर से दो टाइप के होंगे, एक होमोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक कंपाउंड और हेट्रोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक कंपाउंड। आप होमो हेट्रो समझ जाओगे तो इसको बोलेंगे होमोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक कंपाउंड, या दूसरे को बोलेंगे हेट्रोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक कंपाउंड। तो एक होमोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक होगा और दूसरा हेट्रोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक होगा। और जो एरोमेटिक है ये भी दो टाइप के होंगे, एक को बोलेंगे हेमो और दूसरे को बोलेंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। कोई दिक्कत? जैसे एरोमेटिक में देखोगे होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक में, तो जो मैंने आपको बनाया बेंजीन, ये भी क्या है, होमोसाइक्लिक कंपाउंड। दूसरा एग्जांपल मैं दे देता हूं इसका, मैं यहां पे बना देता हूं, इसको बोलते हैं फिनॉल। ये होमोसाइक्लिक का कंपाउंड है। और आपको ये भी एग्जांपल में बता चुका हूं, पायरिडीन। हेट्रोसाइक्लिक में, एरोमेटिक में। तो ये जो कंपाउंड है हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, कोई दिक्कत? तो आप पहचान लोगे। तो ये क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग को पढ़ना था। अगर इस ओपन चेन कंपाउंड की बात करोगे तो फिर ये दो टाइप का होगा, एक सैचुरेटेड और दूसरा अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड को अल्कीन बोलते हैं, अनसैचुरेटेड को अल्कीन और अल्काइन बोलते हैं, और सैचुरेटेड को अल्केन बोलते हैं। क्लियर?
तो फिर हम लोग इसी के बाद आईयूपीएक नोमेनक्लेचर पे आएंगे। बस आपको बुक वगैरह में क्लासिफिकेशन गिवन होता है, इसलिए मैंने आपको क्लासिफिकेशन समझाया है। आओ इसी पे आईयूपीएक नोमेनक्लेचर पे जाने से पहले हम लोग एक और चीज पढ़ते हैं, होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज क्या होता है ध्यान से देखना, ये आपको पता होगा। और इन दो कंपाउंड के बीच में अगर वो दो कंपाउंड होमोलोगस सीरीज के हैं तो उन दोनों के बीच में जो रिलेशन होगा उस रिलेशन को भी बोलते हैं होमोलोग। अब होमोलोगस सीरीज क्या होता है ध्यान से देखना, जैसे आप कोई भी फंक्शनल ग्रुप से देखो या ओपन चेन कंपाउंड से देखो, जैसे मैंने लिया CH4, इसको बोलते हैं मीथेन। तो इसका दूसरा मेंबर ले लो तो ये क्या होता है, CH3H3, या इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं C2H6। इसी का थर्ड मेंबर में लूं तो ये होता है C3H8, या लिख सकता हूं CH3CH2CH2। अगर इसी का चौथा मेंबर लूं तो मैं लिख सकता हूं CH3CH2CH2CH3, या इसी को लिख सकता हूं C4H10। ये तो हाइड्रोकार्बन के लिए हुआ। आप कहोगे नहीं मुझे सर अल्कीन के लिए बताओ या अल्कोहल। देखो अगर मैं अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप के लिए आपको बताऊं तो अल्कोहल का पहला अल्कोहल आप जानते हो क्या होता है, CH3OH। दूसरा अल्कोहल C2H5OH। तीसरा अल्कोहल C3H7OH। फोर्थ मेंबर C4H9OH। सिक्स्थ मेंबर C5H11OH। आप कहोगे सर ये कैसे लिख रहे हो, तो हर फंक्शनल ग्रुप का अपना एक जनरल फॉर्मूला होता है। हर फंक्शनल ग्रुप का अपना क्या होता है बेटा, जनरल फॉर्मूला होता है। अगर जैसे ये मेंबर जो मैं लिखा हूं इस मेंबर को अपन बोलते हैं अल्केन। जैसे मैंने ये अल्कोहल लिखा था ना, तो ये मेंबर क्या है, अल्कीन का। अगर मैं जनरल फॉर्मूला की बात करूं अगर इसके मैं जनरल फॉर्मूला की बात करूं तो इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। CnH2n+2। अब n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। अगर n की वैल्यू 1 डालो तो C1H4 पहला मेंबर, n की वैल्यू 2 डालो तो C2, 2 2 जा 4 और 2 6 तो H6। n की वैल्यू 3 डालो तो C3, H में क्या होगा 3 2 जा 6 और 2 8। अगर आप अल्कोहल की बात करो तो इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1OH। CnH2n+1OH। अब पहला मेंबर देखना, Cn, n की वैल्यू 1 तो कितना C एक हो गया, हाइड्रोजन 2 2 जा 1, 2 + 1 3 CH3OH। सेकेंड डालो C2, 2 2 जा 4 + 1 5 C2H5OH। मतलब हर मेंबर का जो ग्रुप देखोगे having same general method of preparation, having same general formula, but all the two conjugative member in the series are differ by 1 unit, that is देखो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंट है ये CH2 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है ये CH2 है, इन दोनों को जो बीच का डिफरेंस है वो CH2 है। सिमिलरली अगर इस साइड भी आप देखोगे तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस CH2 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस CH2, इन दोनों के बीच का डिफरेंस CH2, इन दोनों के बीच का डिफरेंस CH2। मतलब वैसे ग्रुप जिसके 2 कंजुगेटिव मेंबर एक CH2 यूनिट से, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन यूनिट से, और अगर मास वाइज बात करूं, वेट के बाद बात करूं तो इसका कार्बन का वेट 12 और 2 14, वेट 14 यूनिट से डिफर करे तो उसी को बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। उसी को क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज। तो अगर मैं इसका डिफिनेशन दे दूं तो इसका डिफिनेशन लिखो, होमोलोगस सीरीज
It is a group of organic compound having group of those organic compound having same functional group. तो पहला चीज क्या होना चाहिए? सेम फंक्शनल ग्रुप। दूसरा, हैविंग, अगर फंक्शनल ग्रुप सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, सेम केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा? सेम। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सेम केमिकल प्रॉपर्टी के बाद, सेम जनरल फॉर्मूला, नेक्स्ट बात करूं सेम मेथड ऑफ प्रिपरेशन, सेम मेथड ऑफ प्रिपरेशन। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करूं तो सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टी बट सो रेगुलर ट्रेंड्स, क्योंकि डाउन द ग्रुप आओगे तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट वगैरह बढ़ जाएगा। नेक्स्ट लिखना फिजिकल प्रॉपर्टी विल शो रेगुलर ट्रेंड, regular trends with increase in molecular increases in molecular mass के बढ़ने से रेगुलर ट्रेंड शो करेगा। और नेक्स्ट पॉइंट जो सब इंपॉर्टेंट है ये होगा two conjugative member of this group is differ by CH2 ब्रैकेट में लिख देता हूं मास 14 यूनिट। इसी को अपन क्या बोलते हैं? होमोलोगस सीरीज। और अगर होमोलोगस सीरीज होगा तो हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मेथड ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी बट रेगुलर ट्रेंड्स पे, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा। और टू कंजुगेटिव मेंबर ऑफ दिस ग्रुप इज डिफर बाय CH2 यूनिट, इतना तो समझ में आया। अगर कहीं पे मैं अगर आपको क्वेश्चन करा दूं, मतलब समझो क्वेश्चन इसका कहो कि होमोलोगस सीरीज बताओ, राइट होमोलोग ऑफ दिस कंपाउंड। क्लियर? ध्यान से देखना, ये मैंने एक कंपाउंड दिया है, कह रहा है इसका होमोलोग बताओ। ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये BLN दिया था, इसका CSF लिख लो, तो ये क्या हो जाएगा? CH3 CH2 CH2। 3 कार्बन का अल्कोहल, अगर इसका होमोलोग पूछा है तो एक होमोलोग ये भी हो सकता है 4 कार्बन का अल्कोहल, और इसका एक होमोलोग ये भी हो सकता है 2 कार्बन का अल्कोहल। अगर आपसे यही क्वेश्चन में कहता कि नेक्स्ट होमोलोग, तो सिर्फ ये होता, समझ जाओगे। ये भी होमोलोग है, ये दोनों भी एक दूसरे के होमोलोग है, क्योंकि ये 2 कार्बन का अल्कोहल है, ये 3 कार्बन का अल्कोहल है। आगे देखेंगे तो इसको इथेनॉल बोलते हैं, इसको प्रोपेनॉल बोलते हैं, इसको ब्यूटेनॉल, ये कॉमन नेम है। सॉरी, ये आयुर्वेदिक नेम है। कॉमन नेम क्या होगा? इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल। और इथेनॉल, प्रोपेनॉल एंड ब्यूटेनॉल, दीज आर कॉमन नेम। पहचान लोगे। अगर आपसे क्वेश्चन कहे
आइडेंटिफाई नेक्स्ट होमोलोग। ये कंपाउंड है, इसका नेक्स्ट होमोलोग आपसे पूछ रहा है। एक कार्बन इधर बढ़ा देता हूं, ध्यान से देखना। ये BLN है, इसका CSF ड्रॉ कर लो, CH3 CH2 CH2 NH2। अब मैं ऑप्शन देता हूं, आप बताना, टिक करना कि कौन कौन सा सही है। ए में चलो BLN दे देता हूं, आपको थोड़ा दिक्कत होगा, CSF दे देता हूं, CH3 CH2 NH CH3 CH3। जस्ट ऑप्शन देता हूं। अब इसमें कह रहा है नेक्स्ट होमोलोग बताओ, ध्यान से देख लो। ये कंपाउंड, इसी का मैंने CSF, ये BLN था, इसका मैंने CSF ड्रॉ कर दिया। क्लियर? अब ध्यान से देखना, कह रहा है आइडेंटिफाई नेक्स्ट होमोलोग। अब ये 3 मेंबर का कंपाउंड है, इसका जब भी होमोलोग होगा, नेक्स्ट मतलब वो 3 मेंबर का है तो 4 मेंबर का होगा, 1 2 3 तो 4 मेंबर का होगा। तो पहला देखो ये अमाइन कौन सा है, अगर अमाइन को पहचाने तो ये अमाइन कौन सा है, तो आप कहोगे नाइट्रोजन पे सर 2 हाइड्रोजन है, तो ये जो अमाइन है ये प्राइमरी अमाइन है। तो इसका नेक्स्ट होमोलोग भी होगा ना, तो वो प्राइमरी अमाइन, क्योंकि होमोलोग होने के लिए क्या होने चाहिए, सेम फंक्शनल ग्रुप, और सेम फंक्शनल ग्रुप होने के लिए प्राइमरी अमाइन अगर सेकेंडरी से कंपेयर करो तो दोनों 2 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हो जाते हैं। तो ध्यान से देख लो इस क्वेश्चन को। इस केस में देखो नाइट्रोजन पे 1 हाइड्रोजन है, ये सेकेंडरी अमाइन है, ये सेकेंडरी कार्बन से अटैच है बट प्राइमरी अमाइन ही है, ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, और ये भी क्या है, सेकेंडरी। तो ध्यान से देखो, ये सेकेंडरी वाला तो नहीं होगा, ये सेकेंडरी वाला तो नहीं होगा, क्योंकि प्राइमरी अमाइन का होमोलोग भी प्राइमरी अमाइन में ही देखना है। 3 कार्बन के हैं, 4 कार्बन के प्राइमरी अमाइन तुमको देखना है, कोई दिक्कत? अब यहां देख लो 1 2 3 4 ये हो जाएगा, क्योंकि 4 कार्बन कंपाउंड है। इस कार्बन देखो 1 2 3 4 5 ये नहीं होगा, क्योंकि 3 कार्बन का नेक्स्ट होमोलोग 4 कार्बन का ही होगा। यहां देख लो 1 2 3 4 ये हो जाएगा। अब इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, ये भी प्राइमरी अमाइन है, ये भी प्राइमरी अमाइन है। ये प्राइमरी अमाइन प्राइमरी कार्बन से अटैच है, ये प्राइमरी अमाइन सेकेंडरी कार्बन से अटैच है प्राइमरी अमाइन, और B and C इसके क्या होंगे, नेक्स्ट होमोलोग होंगे। तो होमोलोगस सीरीज पहचान लोगे, कोई दिक्कत? आओ एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट में मैं आपको पढ़ाता हूं, अल्काइल ग्रुप। क्या पढ़ाता हूं आपको? अल्काइल ग्रुप। नेक्स्ट हमने हेडिंग डाला बेटा क्या, अल्काइल ग्रुप। ध्यान से देखना, इसको R से रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने कहा भी था फंक्शनल ग्रुप आते टाइम R मतलब कार्बन एटम आप एज्यूम करना, जैसे जैसे आगे पढ़ते जाएंगे मैं आपको बताऊंगा कि R है क्या। क्लियर? R रिप्रेजेंट क्या होता है, अल्काइल ग्रुप क्या कहता है, ध्यान से देखना। जैसे कोई एक मीथेन कार्बन है, कोई भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन एटम है, ये एक कोई अल्केन है जिसका नाम है मीथेन। सब लोग 9th 10th से भी पढ़े होंगे, नहीं तो आप देख लो मीथेन। अगर किसी अल्केन में से आप एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करोगे, इस हाइड्रोजन को तुम रिप्लेस कर दोगे, -H लगा देता हूं, मतलब निकाल रहे हो, तो कंपाउंड क्या बनेगा, HCHNH।
और एक बॉन्ड तो खाली ही रहेगी क्योंकि यहाँ कोई एटम अटैच हो सकता है, इसलिए इसको ग्रुप बोलते हैं। जैसे फंक्शनल ग्रुप में भी ग्रुप बोलते हैं, जैसे अल्कोहल, तो क्या लिखते हो OH, तो एक वैलेंसी खाली है ना, इसलिए जितने भी क्या बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो ग्रुप मतलब क्या, उसका एक वैलेंसी खाली हो, तो इसकी भी एक वैलेंसी खाली है। तो ये कंपाउंड क्या था, मीथेन CH4, तो ये अल्काइल ग्रुप क्या बना CH3, तो इसका नाम है मीथेन और इसका नाम है मिथाइल। मिथाइल ऐसे ग्रुप के लिए लिख देते हैं ग्रुप। तो हमेशा क्या करते हैं, जिस अल्केन से आप एक हाइड्रोजन निकालते हो, समझो ये कोई अल्केन लिया था, अगर आप इससे एक हाइड्रोजन निकालते हो तो नाम में से क्या हटाते हो, -ANA, और जोड़ते क्या हो YL, -ANE को रिप्लेस कर देते हो किससे, YL से, तो नाम क्या हो जाएगा ALK, ANE हटा दिया और YL आपने ऐड कर दिया, अल्काइल ग्रुप। क्या लिखेंगे, व्हेन ए हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम एनी अल्केन, व्हेन ए हाइड्रोजन एटम इज removed from any alkane corresponding alkyl group is formed, और उसको रिमूव करने के बाद उसके करस्पॉन्डिंग अल्काइल ग्रुप, करस्पॉन्डिंग क्या होगा, अल्काइल ग्रुप का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। जैसे मीथेन से क्या बनेगा, मिथाइल ग्रुप, इथेन से क्या बनेगा, इथाइल ग्रुप। वैसे आप जरूरी नहीं कि अल्कीन से अल्कीन अल्केनाइल किसी से भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत, ये तो इसका डिफिनेशन था। क्लियर। तो अब हम लोग देखते हैं कौन कौन से अल्काइल ग्रुप है जिसको R से रिप्रेजेंट करता है। जैसे एक कार्बन का है तो इसको बोलते हैं मिथाइल, अगर दो कार्बन का है CH2 CH3 इसको बोलते हैं इथाइल, अगर तीन कार्बन का है तो इसको बोलते हैं प्रोपाइल। कोई दिक्कत, तीन कार्बन में अगर ये ग्रुप ऐसा है, कहा था ना सेकेंड कार्बन पे अगर ये ग्रुप आ जाए तो इसको बोलते हैं आइसो प्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल वैसा एक अल्काइल ग्रुप है जिसको आयुपेक नेम का इसको दर्जा मिला है, मतलब इसको आयुपेक में अपन कंसीडर कर सकते हैं, आयुपेक नेम में इसको क्या कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। तीन कार्बन हो गया। अगर चार कार्बन का है, चार कार्बन का है तो इसको बोलते हैं ब्यूटाइल, और इसको सबको पता है, इसको क्या बोलते हैं ब्यूटाइल। अगर ऐसा है, चार कार्बन ऐसा है तो इसको बोलते हैं आइसोब्यूटाइल। क्लियर है। अगर पांच कार्बन का है तो इसको बोलते हैं पेंटाइल। जरूरी नहीं है कि अगर ये ओपन चेन हो, अगर रिंग के फॉर्म में आ जाए, मैं इधर लिखता हूं ध्यान से देखना, ये रिंग के फॉर्म में, तो अगर ये रिंग के पहले इसको हटा, इसको हम लोग बोलते हैं साइक्लो, कोई अगर अल्केन है, यहां लिख देता हूं मैं, ध्यान से देखना, अगर कोई साइक्लो अल्केन से क्या बना, अल्काइल ग्रुप, तो साइक्लो अल्केन से भी क्या बनेगा, साइक्लो अल्काइल ग्रुप। जैसे इसका नाम क्या है, साइक्लोप्रोपेन, तो इस अल्काइल ग्रुप का नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपाइल।
सिमिलरली अगर 4 कार्बन का होगा नाम, साइक्लोब्यूटाइल। अगर ये 5 कार्बन का होगा, साइक्लोपेंटाइल। 6 कार्बन का होगा, इसको बोलते हैं साइक्लोहेक्साइल। इस टाइप से निकाल। अगर वैसे भी हो सकते हैं, समझो अगर ऐसा है, इस टाइप से, जिसका तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। इसको अपन क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स। तो इसका नेमिंग जब मैं अल्केन में कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट पढ़ेंगे ना, तब बता दूंगा। इसको बोलते हैं 2-मिथाइल ब्यूटाइल। मैं लिख देता हूं नाम वैसे। इसका नाम होगा 2-मिथाइल ब्यूटाइल। इसका नाम होगा 1-, 2-, 3-, 4-। 2-, 2-डाई मिथाइल ब्यूटाइल। इस टाइप से हम लोग नाम लिखेंगे। तो आज मैंने आपको बताया डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, फिर मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बताया, फिर आपको होमोलोगस सीरीज बताया, और आपको अल्काइल ग्रुप से फैमिलियर कराया कि एक कार्बन का अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट्स आ जाए। अल्काइल ग्रुप बेसिकली यूज होते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स में। अल्काइल जो ग्रुप होते हैं, इसको ये यूज होते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स के जैसे। सब्स्टिट्यूएंट्स के जैसे यूज करते हैं। क्या होता है सब्स्टिट्यूएंट्स? क्या होता है मेन चेन? क्या होता है ब्रांच? सब्स्टिट्यूएंट्स को ही बोलते हैं ब्रांचिंग। इसी को क्या बोलते हैं? ब्रांचिंग। तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब आयुपेक, कल से हम लोग आयुपेक नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे, जिसमें कल हम लोग अल्केन कंप्लीट करेंगे मोस्ट प्रोबेबली, तो उसी पे हम लोग बात करेंगे। बस आपको मैं फैमिलियर कराया। कभी भी एक कार्बन का कोई ग्रुप है तो उसको मिथाइल, 2 का इथाइल, 3 का प्रोपाइल, 3 का अगर सेकेंडरी कार्बन से है तो उसको क्या बोलेंगे? आइसोप्रोपाइल। 4 कार्बन का है तो ब्यूटाइल। 4 कार्बन का अगर सेकेंडरी हो जाएगा तो उसको 1- मिथाइल प्रोपाइल बोलेंगे। आगे कॉम्प्लेक्स में पढ़ेंगे हम लोग। 5 कार्बन को पेंटाइल, अगर कोई रिम के फॉर्म में तो साइक्लो अल्काइल। अल्केल से निकाल दो अल्काइल ग्रुप, साइक्लो अल्केन से साइक्लो अल्काइल ग्रुप। ठीक है, तो आप मन से पढ़ना बेटा, नोट्स प्रॉपरली बनाना। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।